आज की क्लास में जो है हम लोग सबसे पहले सीयू एलएलबी हो चाहे पबडेट का जो इंट्रेंस एग्जाम है उसका सबसे पहला जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग जीके करंट अफेयर और जितने भी जो इंग्लिश है उसको भी जो है हम लोग यहाँ पे एक लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितने भी पबडेट वाले हैं और सीयू एलएलबी वाले हैं मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताना कितने लोग हैं, राइट। और हम जो है इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग बारीकी से चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन टॉपिक के अंदर से ही आएगा। तो चीजों को जो है हम लोग थोड़ा समझते हुए पढ़ते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज है उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग समझेंगे जिससे जो है हम लोग को याद रहेगा और हम लोग जो है इंट्रेंस एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक। इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा देखा गया है कि चाहे पब्लिक का एग्जाम हो चाहे सीयू एलएलबी का एग्जाम हो, हमेशा ही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, दो तीन क्वेश्चन तो यहां से रहता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन के लिए जो है हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक और बात है, ऐसा नहीं सोचो कि दो तीन मार्क्स के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत यहाँ पे जो है दो तीन मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि अगर एग्जाम क्रैक हो जाता है तो एक तो सबसे पहले की बेस्ट यूनिवर्सिटी और एक एलएलबी का कोर्स तुमको मिल जाएगा 5 साल का। उसके साथ ही साथ जो है एलएलबी अगर आप कर रहे हो उसका पहला जो सेमेस्टर है उसमें टॉपिक ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा पहला सेमेस्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा। यानी इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा इससे दो फायदा हो रहा है। एक तो सबसे पहला क्या हो रहा है, एक हमारा इंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, और दूसरा क्या, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जा रहा है। वहां पे हमको जो है ज्यादा दिमाग लगाने और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फर्स्ट सेमेस्टर बहुत शॉर्ट सेमेस्टर होता है सीयू एलएलबी में, क्योंकि ज्यादा टाइम तो इंट्रेंस एग्जाम और ये सब रिजल्ट लेने में ही जो है लगाने में लग जाता है। स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारतीय संविधान को जो है हम लोग इसको टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को ज्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो क्वेश्चन जिस तरीके से आता है उसी तरीके से हम लोग सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लाइन बाय लाइन हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी कि देश का क्या होता है, सबसे सुप्रीम लॉ होता है, यानी फंडामेंटल लॉ होता है, जो देश के सरकार को भी मानना पड़ता है, नागरिक को भी मानना पड़ता है, और देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, हर एक इंस्टीट्यूशंस को जो है, वो चाहे इंस्टीट्यूशंस है चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, हर एक व्यक्ति को जो है भारत के संविधान को इक्वली मानना पड़ता है और सभी के ऊपर इक्वली बाइंडिंग है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। भारत में संविधान से बड़ा, इस देश में संविधान से बड़ा और कोई कानून नहीं है। संविधान जो है सभी को मान के चलना पड़ता है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का नागरिक हो, चाहे देश का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसका ये मतलब समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक सुप्रीम लॉ होता है, या उसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, यानी देश का सबसे बड़ा क्या होता है, कानून होता है और कानून कहलाता है। इसके अलावा देखा जाए अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशंस, भारत का संविधान हर एक देश को चलाने के लिए क्या होता है कि एक बेसिक फंडामेंटल लॉ की आवश्यकता होता है, और इसके लिए हर एक देश क्या होता है, समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या करता है, फ्रेम आउट करता है। भारत भी जो है 1947 जब भारत आजाद होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। हालांकि भारत दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाने का जो कॉन्सेप्ट लाया और संविधान बनना शुरू हुआ वो अमेरिका से शुरू हुआ, इसलिए अमेरिका को कहा जाता है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस बना कैसे, उससे पहले जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि संविधान के बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशंस दो तरीके का होता है मेनली। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी एक संविधान वो संविधान होता है जो क्या होता है, लिखित अवस्था में होता है, यानी हर कुछ लिखा होता है, और एक होता है अनरिटन, जो लिखा नहीं होता है लेकिन
एक कस्टम के रूप में जो है उसको माना जाता है। जैसे कि कई सारा हम लोग का जो प्रथा है, बहुत सारा हम लोग प्रथा मनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कल्चर है हम लोग का, ये कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन लोगों का एक मानना है, धारणा है कि ये वर्षों से परंपराओं से चला आ रहा है, ये कस्टम है, तो हमें भी मानना चाहिए। सो कई सारा ऐसा चीज होता है जो ट्रेडिशन और बिलीफ के ऊपर बेस्ड होता है। सो कई बहुत सारे देश का संविधान लिखा होता है, रिटेन होता है, बहुत सारे देश का संविधान अनरिटेन होता है। लेकिन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले दुनिया में अमेरिका से जो है शुरू होता है, यानी अमेरिका पहला देश है जिसने सबसे पहले क्या करता है, लिखित संविधान तैयार करता है, लिखकर संविधान बनाता है। उसके बाद से दुनिया के सारे देश जो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस वो भी अपने देश के लिए फ्रेम आउट करने लगे। वही बात की जाए तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूके। यूके एकमात्र देश है दुनिया में जहां का संविधान तो है लेकिन लिखित नहीं है, यानी इंडिया अमेरिका की तरह जो है रिटेन नहीं है, वो अनरिटेन है। वहां पे लोग उसको कस्टम और ट्रेडिशन के रूप में क्या करते हैं, वहां पे फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फास्टिंग है कि हमें महाशिवरात्रि में इतना फास्टिंग करना रहता है, तो ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन लोग मानते हैं तो लोग करते हैं। तो लेकिन उसी तरीके से क्या है कि इंग्लैंड में भी जो है वहां पे संविधान जो है लिखा नहीं है, वो अनरिटेन है, लेकिन वो अनरिटेन को वो अपना कस्टम मानते हैं। कस्टम मतलब धरोहर मानते हैं कि ये ऐसा करना ही चाहिए। हम लोग अपना क्या करते हैं, कस्टम को ना भी मान सकते हैं, न भी मान सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इतना स्ट्रांग है कि वो अपने कस्टम को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशंस में एक समझना है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा देखा जाए तो दो तरीके का और संविधान होता है। नेचर अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशंस का तो दो तरीके का नेचर होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, एक होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल। दो तरीके का संविधान भी होता है, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है थोड़ा कठोर, कठोर का मतलब होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, यानी जहां पे संविधान में कोई भी परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा क्या होता है, टफ होता है, थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए वैसे संविधान को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेरिका। दुनिया में सबसे रिजिड, सबसे कठोर संविधान, जहां पे संविधान में परिवर्तन लाना आसान नहीं है, बहुत सारा प्रोसीड्यूर से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई परिवर्तन संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो ऐसा देश है अमेरिका। वहीं पे कुछ ऐसे भी देश हैं जो देश क्या है, ज्यादा रिजिड नहीं है, यानी वहां पे संविधान में परिवर्तन और अमेंडमेंट लाना ज्यादा टफ नहीं है, वो बड़ा ही इजी है, सिंपल है, सिंपल मेथड है। तो जैसे कि वो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूके, यानी यूके एक ऐसा देश है जहां पे संविधान में परिवर्तन लाना जो है ठीक कानून बनाने जैसा है, यानी जिस तरीके से कानून बनाने के लिए आपको 1/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक उसी तरीके से सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उसी तरीके से संविधान में परिवर्तन भी लाने के लिए यूके में कितना मेजोरिटी चाहिए, बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे भारत का अगर बात किया जाए तो भारत ना अमेरिका की तरह इतना रिजिड है, यानी इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि परिवर्तन लाने में स्थिति खराब हो जाए, बट दूसरी तरफ भारत लचीला भी नहीं है, यानी फ्लेक्सिबल भी नहीं है, यूके की तरह आसान भी नहीं कि सिंपल मेथड से संविधान में चेंज करते हैं, यानी कि वो भारत बीच वाला है, मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, बड़ा ही मीडिएटर है। इसको कहा जाता है सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों ही है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट में आप चेंजेस लाना चाहते हो। सो हमारे संविधान में 3 तरीके का प्रोसीड्यूर है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, जो ऑलरेडी पढ़ के आ रही हो। और हमारे देश के संविधान में परिवर्तन लाने के लिए आर्टिकल 368 में बताया गया है कि हमारे संविधान में 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। एक हो सकता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, यानी 1/3, एक हो सकता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, यानी 2/3, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट, यानी आधा से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। तो ये एक है जो ये दिखाता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट जो संविधान में है उसको क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है ना रिजिड,
ना ही ये फ्लेक्सिबल है पूरा तरीके से, ना ही ये पूरा तरीके से रिजिड है। ये सिंथेसिस ऑफ बोथ, इसमें दोनों ही गुण है, थोड़ा लचीला भी है और थोड़ा कठोर भी है। नाइदर फ्लेक्सिबल लाइक यूके एंड नाइदर रिजिड लाइक यूएसए। इट इज द मीडिएटर ऑफ टू, मतलब इट इज अ मीडिएटर ऑफ बोथ, ये दोनों के बीच का है ना। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। सो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हम लोग समझे। दूसरा, भारत के संविधान का सबसे बड़ा खास बात ये है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो रिटन है और दूसरा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट इसको कहा जाता है। लार्जेस्ट बोलो चाहे लॉन्गेस्ट बोलो, भारत का जो संविधान है वो सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और तुम बोलोगे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया, सबसे बड़ा या सबसे लंबा संविधान क्यों कहा गया? क्योंकि भारत के संविधान में, देखो संविधान में तीन चीज होता है, जैसे कि एक बुक में तीन चीज होता है, चैप्टर होता है, पेज नंबर होता है और ग्रुप होता है। उसी तरीके से संविधान में भी तीन चीज होता है। संविधान में एक होता है आर्टिकल, अनुच्छेद जिसको कहते हैं, एक होता है शेड्यूल, एक होता है शेड्यूल जिसको सूची कहते हैं, और एक होता है पार्ट। जैसे तीन चीज होता है संविधान में भी, तो दुनिया के हर एक संविधान में तीन चीज होता है, बट हमारे देश में भी ये तीन चीज है। लेकिन हमारे देश में स्पेशल क्या है, आर्टिकल बहुत ज्यादा है, शेड्यूल भी बहुत ज्यादा है और पार्ट भी बहुत अधिक है। और भारत का संविधान जो है, इतना आर्टिकल, इतना पार्ट, इतना शेड्यूल दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सो हम लोग, जैसे हमारे देश में आर्टिकल अगर देखो तो जिस टाइम पे बना था, तो संविधान बन के तैयार कब हुआ था, मतलब संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, कई बार लोग गलत करके आते हैं। जब पूछेगा कि संविधान जो है लागू कब हुआ, मतलब व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो उस डेट होगा, फोर्स कब आया, यानी लागू कब हुआ, इनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी को। लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, यानी एडॉप्ट कब किया गया था, तो एडॉप्ट तो किया कर लिया गया था 26 नवंबर 1949, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत का संविधान लागू होता है देश में 26 जनवरी 1950 को। अंडरस्टैंड। तो भारत, अब हम बता रहे, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, बनकर तैयार हो गया था, उस टाइम पे भारत में टोटल 1950 के टाइम पे जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे हमारा कितना आर्टिकल था, टोटल आर्टिकल था 395, 395 आर्टिकल था। कई दफा पूछ लेता है कि भारत का संविधान जब बना था तो टोटल आर्टिकल कितना था, तो 395 आर्टिकल था। टोटल शेड्यूल कितना था, 8 शेड्यूल था। टोटल पार्ट कितना था, 22 था। लेकिन जब भारत का संविधान आज, यानी आज मतलब 2026, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट अगर पूछ दे कि आज भारत के संविधान में कितना आर्टिकल है, कितना शेड्यूल है और कितना पार्ट है, तो आज बताया जाए तो आज हमारे देश का संविधान में टोटल आर्टिकल 470 प्लस है। आज हमारे संविधान में जो शेड्यूल है वो पहले 8 था, अभी बढ़ के हो गया 12। पार्ट पहले 25 था, अभी बढ़ के हो गया 22 था, अभी हो गया 25। यानी आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हमारे देश के संविधान में टोटल 470 से ज्यादा आर्टिकल है, 12 से ज्यादा सूची है, 25 से ज्यादा पार्ट है। समझ गए? तो इस तरीके से ये भारत का संविधान के बारे में है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का संविधान बना कैसे। देखो, भारत का संविधान के बारे में तो अभी हम एक फीचर समझे कि लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, कि भारत दुनिया का सबसे बृहत्तम संविधानों में से एक है, क्योंकि इसमें आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट इतने अधिक हैं कि बाकी किसी दूसरे देश के संविधान में देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे दूसरा देखा जाए तो भारत का संविधान अब बना कैसे, सवाल ये कब बना, कैसे बना, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात है कि भारत का संविधान बनाने को लेकर जो है सबसे पहले बातचीत स्टार्ट कब किया गया, बातचीत स्टार्ट किया गया सबसे पहले देखा जाए तो 1928 के टाइम पे क्या होता है कि एक कमीशन आता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आता है, 1927, नॉट 1928, 1927 में क्या होता है, एक कमीशन आता है जिस कमीशन का नाम क्या है, साइमन कमीशन। ये कमीशन में 7 व्यक्ति अंग्रेज थे और ये लोग आया था भारत का संविधान लिखने।
बट भारत के लोगों ने इसका विरोध किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि भारत का कहना था कि भारत का संविधान बनाने के लिए तुम आए हो, लेकिन इस भारत का कोई लोग ही नहीं है। तुम भारत का संस्कृति नहीं जानते हो, भारत का कल्चर नहीं जानते हो, हिस्ट्री नहीं जानते हो, तो तुम भारत का भविष्य कैसे लिख सकते हो? तुमको भारत का पास्ट के बारे में नहीं मालूम है। और जो संविधान बनाने वाले हो अंग्रेज है, भारत के लोग ना भारत का संविधान और कानून लिखेंगे कि तुम लिखोगे। तो इसके लिए साइमन कमीशन को क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद भारत के संविधान बनाने के लिए जो है बातचीत स्टार्ट किया गया। और 1930 के टाइम पे क्या होता है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, याद रखना 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है फाइनली हम लोग रिपब्लिक डे मना लेते हैं। यानी हम लोग ये मना लेते हैं कि अब जो है हम लोग गणतंत्र हैं, अब हम लोग आजाद हैं। और ये 26 जनवरी को हम लोग पहला रिपब्लिक डे इतिहास में मनाए। सो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। कई दफा पूछ दिया जाता है, हम लोग सबसे पहला जो रिपब्लिक डे मनाए, सबसे पहला जो रिपब्लिक डे जो हम लोग मनाए, ये बेसिकली 26 जनवरी 1930 ईस्वी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। आगे चलकर क्या होता है, इसके बारे में डिमांड सबसे पहले उठाने वाले व्यक्ति थे एमएन रॉय। 1934 में जो है उन्होंने कहा कि संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा बनाना चाहिए जो भारत के संविधान को क्या करेगा, लिखेगा। यानी एमएन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए। मतलब एक बॉडी होना चाहिए जो भारत के संविधान को लिखेगा। हिंदी में कहते हैं संवैधानिक सभा। और यही बॉडी बनेगा जो बॉडी क्या करेगा, भारत के संविधान को फ्रेम करेगा। इसके बाद से देखा गया 1935 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये डिमांड किया गया। बाद में 1935 के टाइम पे नेहरू के द्वारा डिमांड किया गया। और ये डिमांड चलते 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 फाइनली इस डिमांड को जो है 1946 में, जब अंग्रेजों को पूरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली जब प्रेशराइज कर देते हैं, और वर्ल्ड वॉर में भी बहुत बुरा तरीके से ब्रिटेन का नुकसान होता है और कितने सारे कॉलोनी उसके छूट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1946 में तख्ता पलट भी हो जाता है ब्रिटेन में, एक नया सरकार बनता है। तो वहां पे एक नया मिशन आता है, इस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। सो फाइनली 1946 में क्या होता है कि एक मिशन आता है जिस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946। और ये मिशन क्यों आया, एक लंबा दौरे के बाद ये मिशन आता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पक्ष में थे कि अब भारत के संविधान को बनाने के लिए जो उनका डिमांड था वर्षों से कि संवैधानिक सभा बनाया जाए, जो संवैधानिक सभा मिलकर देश का क्या करेगा, संविधान लिखेगा, उसके लिए कैबिनेट मिशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मंजूरी दे देता है। यानी यहां पे कैबिनेट मिशन क्या करता है, इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान को लिखेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या होता है, पूरा इलेक्शन भारत में होता है। इलेक्शन जून जुलाई के महीनों में होता है, 1946 में ही होता है। और ये जून जुलाई के महीनों में जब इसका इलेक्शन होता है तो टोटल लोग इसमें चुन कर आते हैं 389। 389 किस तरीके से आते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं 389, जहां पे लगभग 296 सारे प्रोविनेंस थे, यानी ब्रिटिश प्रोविनेंस थे। यानी उस टाइम पे जितने भी स्टेट थे उनसे आने वाले टोटल मेंबर कितने थे, 296। एंड 93 कौन थे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है देसी राज्य, जो उस टाइम पे बड़े बड़े राजा के अंदर शासन चल रहा था, लाइक जम्मू कश्मीर, बड़ोदरा, है ना, जूनागढ़, ये तमाम 93। और इस तरीके से जो है मिलकर टोटल कितने बन गए थे, 389। तो टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो चुनाव हुआ तो टोटल कितने लोग चुनकर आए, क्या कौन सा,
1946 में कैबिनेट मिशन आया और ये कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया जाएगा जो भारत का संविधान लिखेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन बैठ के संविधान बनाएगा, इसके लिए पूरे देश भर में, अब भारत का संविधान बनेगा तो भारत के लोग ही बनाएंगे, तो पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव होता है कि कौन आएगा। अब पूरे देश में जब चुनाव होता है जून जुलाई 1946 के टाइम पे, अब जून जुलाई में जब ये इलेक्शन हो जाता है तो फाइनली चुन के लोग कितने आते हैं, 389, लेकिन बाद में चुन के आने के बाद 93 कहते हैं कि हम लोग जो है इसका पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे। प्रिंसिपल स्टेट क्या करते हैं, नकार देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। बट इस तरीके से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनता है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सबसे पहला मीटिंग होता है, इसको थोड़ा और ये कर दे, क्लियर कर दे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सबसे पहला मीटिंग होता है, ये मीटिंग कब होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ पे बनकर तैयार हो गया, इलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनकर तैयार होने के बाद पहला इसका बैठक होने वाला था और उसी बैठक में तय होने वाला था कि भारत का संविधान को बनाने का तरीका क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे बनाएंगे, किस तरीके का संविधान बनाना है। तो इसके लिए पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946। पहला बैठक होता है संवैधानिक सभा का, जिस संवैधानिक सभा में यह डिसाइड होना था कि जो भारत का संविधान हम लोग बना रहे हैं उसका रूपरेखा यानी उसका जो ब्लूप्रिंट कैसा होने वाला है। सो 9 दिसंबर में पहला बैठक होता है, जिसके पहले इस बैठक को कोई तो अब संचालित करेगा। तो इस बैठक को कौन संचालित करेगा, तो इसी में से एक व्यक्ति को टेम्पररी 9 दिसंबर का बैठक को प्रेसाइड करने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्ट किया जाता है। बट वो व्यक्ति जो है इलेक्टेड नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं कि सारे लोग वोट के माध्यम से उस व्यक्ति को चुने। उस समय उतना समय नहीं था। उधर से मुस्लिम लीग क्या करता है, इस पहला ही बैठक का वो क्या करता है, बॉयकॉट कर देता है। उसका कहना था कि हम तो टोटल 73 लोग चुन कर आए हैं और 208 कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी ज्यादा बहुमत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन था, कांग्रेस का था। तो उन लोगों का कहना था कि जो संविधान बनेगा उसमें कांग्रेस लोगों का ही बात सुना जाएगा, क्योंकि सब लॉ तो मेजोरिटी के जरिए पास होगा और मेजोरिटी तो हम लोग के पास है ही नहीं। तो ये लोग डिमांड करने लगता है कि हमको अब सेपरेट स्टेट चाहिए, अब हम इस संविधान और इस देश में नहीं रहेंगे, हम एक अलग मुल्क चाहिए। और यही टू नेशन थ्योरी पकड़ता है और उसके बाद से भारत का पार्टीशन यहीं से शुरू होता है। लेकिन इस पहला बैठक का जो सभापतित्व है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है, वो बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं, किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अच्छा, ये सभापति यानी अध्यक्ष बनते हैं जो 9 दिसंबर के बैठक को क्या करेंगे, संचालित करेंगे, यानी सभी को बोलने का मौका देंगे। लेकिन इस बैठक में ज्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड इसका बैठक होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। इस बैठक में क्या होता है, अब बारी था कि एक प्रॉपर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाए, जो प्रेसिडेंट तब तक अध्यक्षता करेगा जब तक कि भारत का संविधान बन ना जाए। यानी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया क्यों गया था, भारत के संविधान को लिखने के लिए, बनाने के लिए। तो जब तक भारत का संविधान बन ना जाए तब तक कोई क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा जो चेयरमैनशिप करेगा, सभी को समय देगा बात को रखने का, मतलब सही तरीके से क्या करेगा, हाउस को चलाएगा, अध्यक्षता करेगा। इसके लिए सारे इन्हीं के सदस्यों में से इलेक्शन करवाया गया कि कौन बनेंगे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी संवैधानिक सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष है वो कौन बनेंगे। सो अस्थाई अध्यक्ष यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो वोट किसको मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिल जाता है, सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी यानी सेकेंड बैठक में राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं क्या, परमानेंट प्रेसिडेंट। दूसरा, इनको इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये चुनकर आए हुए अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 11 दिसंबर के बाद एक और बैठक होता है 13 दिसंबर 1946। इस तीसरा बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जाम में पूछ लिया गया है। एक बार तो करोड़पति केबीसी में भी पूछ लिया गया था, 1 करोड़ का सवाल में पूछ लिया गया था कि भैया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी का मुख्य
ये मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? तो 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है, नेहरू जो उस समय इंटीरियम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर थे, कि जब तक देश का संविधान लागू ना हो जाए, और लागू होगा तब ना इलेक्शन होगा, तो जब तक इलेक्शन ना हो जा रहा है तब तक आप देश को कार्यकारी प्रधानमंत्री रहेंगे, संभालेंगे देश को। तो नेहरू क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। क्या लाते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान जो बनेगा वो उसका पिलर क्या होगा, उसका कैसा होगा, यानी हम अपने देश को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं कि मोनार्कियल सिस्टम बनाना चाहते हैं, कि क्या बनाना चाहते हैं, सेकुलर कंट्री बनाना चाहते हैं कि एक हिंदू कंट्री बनाना चाहते हैं। मतलब घर बनाने से पहले जो एक घर का मैप बन के तैयार हो जाता है, वही मैप कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। बोलो। देखो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू के द्वारा सदन में यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, और यही प्रस्ताव का नाम है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो क्या है उसमें पूरा वो लिख के बताए थे, नक्शा दिए थे कि भारत का संविधान कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, यानी घर बनने से पहले घर का नक्शा आ जाता है कि कितना तल्ला बनेगा, कहां पे रूम रहेगा, कहां पे किचन रहेगा, कहां पे बाथरूम रहेगा। उसी तरीके से संविधान का बेसिक फिलॉसफी क्या होगा, किसके ऊपर आधारित होगा, है ना, ये तमाम चीज जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लाया गया। और यही से यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब भारत का संविधान बन गया तो इसी का नाम पड़ गया द प्रिएम्बल। संविधान का पहला पेज द प्रिएम्बल। तो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में किसका रूप धारण कर लेता है? प्रिएम्बल का रूप धारण कर लेता है। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे 13 दिसंबर को हुआ, इसी तरीके से देखा गया। इसी के बीच में एक और घटना होता है। क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 में क्या होता है, भारत आजाद कर दिया जाता है, यानी भारत को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 में क्या होता है, भारत को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा भारत को क्या किया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। भारत का डिवीजन भी किया जाता है, पाकिस्तान भी बनता है और भारत भी बन के तैयार होता है 15 अगस्त को। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। अंडरस्टैंड? इस दिन हम लोग आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए, इसलिए हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो उसके बाद बताया जाए तो टोटल, अब बैठक तो चल ही रहा था, बैठक चलते चलते जो है टोटल बैठक कितना हुआ, 11। संविधान सभा की टोटल मीटिंग कितना हुआ, कितना बैठक हुई, टोटल बैठक हुई 11। अब ये जो लास्ट बैठक हुआ, जिस बैठक को कहा जाता है 24 जनवरी 1950, लास्ट बैठक हुआ, जिस दिन सब लोग आए, अपना साइन वगैरह किए संवैधानिक सभा पे। हाँ, और इस तरीके से क्या होता है, ठीक इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को 11वां बैठक हुआ था लास्ट, और उसके बाद ही जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। हालांकि भारत का संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, 1949 में ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। और ऑलरेडी एक बार जो है हम लोग यहाँ पे रिपब्लिक डे मना चुके थे। कब रिपब्लिक डे मना चुके थे? 26 जनवरी 1930। तो अब बोला गया कि भैया नवंबर में तो बना के तैयार कर दिए, लेकिन हम एक बार रिपब्लिक डे मनाए 26 जनवरी को, तो हम लोग जब तक 26 जनवरी ना आ जाएगा तब तक हम लोग ऑफिशियली क्या नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते, तब तक दूसरा रिपब्लिक डे हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, इतिहास में एक बार हुआ है तो उसी डेट को आएगा तो करना पड़ेगा, इसीलिए वेट किया गया 2 महीना। तो नवंबर, दिसंबर एंड देन आया 26 जनवरी, तो इसी दिन मनाया गया। ये संविधान हमारा क्या हुआ, इनफोर्स्ड हुआ। इनफोर्स मतलब देश में लागू हुआ। अब ये देश में लागू हुआ, लेकिन अब यहां तक तो बताइए प्रोसीजर की किस तरीके से भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन भारत का संविधान बनाने में ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये क्या करता है, टोटल 7 क्या करता है, कमेटी बनाता है। 7 ठो क्या करता है, कमेटी बनाता है। बहुत सारा छोटा कमेटी, बहुत सारा बड़ा कमेटी। बट इन तमाम कमेटी में जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था, जिस कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या था?
ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, नाम से समझ में आ रहा है ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था। अब अकेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो सब कुछ नहीं कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या किया, हर एक कमेटी को अलग अलग काम दे दिया। एक का काम था संविधान लिखने का, एक का काम था कि दुनिया के देश में जाकर संविधान लेकर आओ और पढ़ो, एक का काम था एनालिसिस करने का, है ना। तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग कमेटी को अलग अलग काम दे दिया गया, जिससे काम तो जल्दी हो, है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था ड्राफ्ट करना, यानी लिखना। और इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन बने, और इनके कमेटी में टोटल 7 लोग थे, जिसमें के मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, है ना, ये तमाम लोग जो है थे। और ये लोग मिलकर क्या करते हैं, भारत का संविधान, यही कमेटी भारत का संविधान क्या करता है, तैयार करता है। सो माना तो ऐसा जाता है कि भारत का संविधान जो है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी लिखने में 141 दिन लगाया, लेकिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल यानी 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी केवल संविधान को लिखने में समय कितना लगा है, 141, लेकिन बाकी सारा संवैधानिक सभा में आओ, पास करवाओ, कई सारा झमेला है। बट वो सारा प्रोसीजर होते कितना साल लग गया, करीबन 3 साल लग गया। एक्चुअल डेट क्या है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन भारत का संविधान की प्रक्रिया पूरा होने में लगा। तो इस तरीके से अब, बट ये लिखने में जो इसके चेयरमैन थे, उनका नाम था बी आर अम्बेडकर, इसलिए बी आर अम्बेडकर को कहा गया द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का पिता, या उनको कहा जाता है द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वही तो आर्किटेक्चर थे, वही तो भारत का संविधान क्या किए, लिखे। अब बात आता है कि भारत के संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन तो लगता ही है। इसके अलावा भारत के संविधान को लिखने में टोटल खर्चा आता है लगभग 64 लाख, लगभग भारत का संविधान को बनाने में और लिखने में 64 लाख के आसपास जो है खर्चा आता है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत के संविधान को लिखने में 50 से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़कर लिखा गया। ऐसा नहीं कि उनके संविधान को पढ़कर और कॉपी कर दिया गया, नहीं, उनके संविधान को पढ़ के वहां से बस सोर्स लिया गया, और उस सोर्स के आधार पे अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री, अपने सोसाइटी के आधार पे जो है भारत का संविधान लिखा गया, है ना। और इस तरीके से फाइनली भारत का संविधान बनकर क्या होता है, तैयार होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, जिसने भारत के संविधान को लिखा, उसका सिंबल था एलिफेंट। एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अलावा देखा जाए तो भारत के संविधान में और कुछ भी अगर तुम देखो भारत के संविधान में, तो इस तरीके से भारत का संविधान बनकर क्या होता है, तैयार होता है। भारत का संविधान जो बना, कई सारा भारत के संविधान को बनने में कई सारे देशों से जो है बहुत सारा चीज अपनाया गया। जैसे कुछ देशों के बारे में हम बता रहे हैं जो कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल लगभग 64 लाख के आसपास जो है पैसा लगा था भारत के संविधान को बनाने में। वहीं पे बात किया जाता है थोड़ा सोर्सेस के बारे में, यानी जो भारत का संविधान जो लिखा गया, तो भारत के संविधान को कौन कौन से देश के संविधान से पढ़ के लिखा गया, यानी कौन कौन सा देश से क्या क्या सिस्टम को हम लिए हैं। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। सबसे बड़ा सोर्स है हमारे भारत के संविधान में, जो भारत के संविधान को लिखने में सबसे बड़ा रोल निभाया, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। यहीं से तो हम लोग लिए फेडरल सिस्टम, है ना। अरे 1935 ईस्वी में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसको कहा जाता था रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और फुल डिटेल, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेज का था 1935 का एक्ट। और इसी एक्ट में हम लोग क्या क्या, इस एक्ट से क्या क्या पाते हैं, इस एक्ट से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं, ये एक्ट देता है फेडरल सिस्टम, ये बोलता है फेडरल सिस्टम इसी के एक्ट के द्वारा है, और बाद में हम लोग भी फेडरल सिस्टम अपना लिए। बात की बात है कि भारत पूरा फेडरल नहीं है, मतलब फेडरल नहीं है, ऐसा है कि फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी फेडरलिज्म भी हमारे देश में है, लेकिन सेंट्रल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी हमारा केंद्र सरकार के पास थोड़ा अधिक पावर है, बाकी फेडरल सिस्टम है ना। तो फेडरल सिस्टम हम लोग कहां से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। वहीं पर अगर बात बताया जाए तो जुडिशियरी को, अगर तुम जुडिशियरी को देखो, ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है, ये भी हम लोग कहां से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935।
है ना। उसके अलावा अगर तुम देखो तो ये जो हम लोग पार्लियामेंट लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्यूरेंट लिस्ट, ये जो लिस्ट है तीन ठो लिस्ट का, ये भी कहां से लिए हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। उसके अलावा बताया जाए सिंगल सिटीजनशिप भी अगर देखा जाए तो सिंगल सिटीजनशिप यहां से लिया गया, हालांकि सिंगल सिटीजनशिप हम प्रभावित हुए थे कनाडा से, कनाडा से हम लोग प्रभावित होकर लिए थे। तो एक सबसे ज्यादा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन है भारत के संविधान को लिखने में, कौन सा सोर्स सबसे बड़ा रोल निभाया, तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। अब थोड़ा बात करते हैं दूसरे देशों से क्या क्या हम लोग लिए। तो सबसे पहला देश यहां पे आता है यूके, देखो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोग क्या किए, दो सिस्टम को यहां से उठाए। पहला एक सिस्टम यहां से हम लोग उठाए वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो हम लोग क्या अपनाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं अमेरिका की तरह, हम लोग क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब कैबिनेट सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब जहां पे लेजिस्लेचर इज द हाईएस्ट बॉडी, है ना, जहां पे लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर होता है और उसके नीचे सारे एग्जीक्यूटिव आते हैं, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया, यूके से। यूके से एक और सिस्टम लिया गया, रूल ऑफ लॉ। ये जो हमारे देश के संविधान में देखोगे आर्टिकल 14 है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी बेसिकली यानी कानून का शासन होगा। द कंट्री इज नॉट रन बाय द कंट्री इज नॉट रन बाय द बुलडोजर, द कंट्री इज रन बाय द रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के द्वारा देश को चलाया जाएगा। इस देश में व्यक्ति विशेष नहीं होगा, इस देश में कानून विशेष होगा, यानी द लॉ इज सुप्रीम नॉट द पर्सन एंड नॉट द बॉडी, यानी बॉडी इज नॉट सुप्रीम above the law, law is only the supreme things in the country which regulates the whole country, यानी रूल ऑफ लॉ को यहां पे जोड़ा गया, यानी कानून का शासन, केवल कानून ही सुप्रीम रहेगा, बाकी कोई व्यक्ति नहीं। तो ये बात भी देखा गया, यहाँ पे क्या किया गया यूके से। उसके अलावा यूके के बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका से भी कई सारा चीज जो है हम लोग अपनाए। जैसे अमेरिका से सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट्स, ये जो आर्टिकल पार्ट 3 में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35, है ना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये भी जो है एक्चुअली कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अंडरस्टैंड। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग सिस्टम लाए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हम अपने देश में इम्पीचमेंट लाते हैं ना, देश के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। तो ये भी इम्पीचमेंट का प्रक्रिया कहां से लिए हम लोग, अमेरिका से। अमेरिका से हम लोग एक और चीज लिए, क्या, जुडिशियल रिव्यू, है ना। ये जो हमारा जुडिशियरी के पास एक पावर अभी है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब भी क्या है हमारा, बेसिकली हम अमेरिका के देश से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स बोलो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी बोलो, है ना, ये सारा सिस्टम जो है हम लोग कहां से उठाए हैं, अमेरिका से उठाए हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ और भी, अगर थोड़ा रसिया से अगर देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, आज तो इसको रसिया कहा जाता है। सो यूनाइटेड स्टेट्स से अगर देखा जाए तो हम लोग उठाए थे क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग कहां से उठाए थे, रसिया से उठाए थे। वहीं पर अगर बात किया जाए तो एक और देश है जिस देश का नाम है आयरलैंड, क्या नाम है, आयरलैंड। ये इससे हम लोग क्या छुड़ाए थे, इससे हम लोग डीपीएसपी लिए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अंडरस्टैंड। सो ये तमाम चीज जो है हम लोग क्या किए हैं, किसी ना किसी देश से हम लोग क्या किए, लिए हैं। सो कुछ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कई दफा एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, यानी भारत का जो संविधान बनाया गया और कई सारे देशों को पढ़ के बनाया गया, तो कौन कौन सा देश से क्या क्या चीज जो है अपनाया गया है। तो ये सब हमारा क्या है, सोर्सेस हुआ कि भारत के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए। अब बात आता है कि भारत के संविधान में अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो कई सारा क्या किया गया, इसमें चेंजेस, मतलब कई सारा अमेंडमेंट किया गया। टोटल अमेंडमेंट अगर अभी देखा जाए तो लगभग 126वां अमेंडमेंट अभी फाइनली हुआ। 126 बार हमारे देश में क्या हो चुका है अब तक, यानी भारत का जब संविधान 1950 में बना, लागू हुआ, उससे लेकर आज 2026 तक कितना बार भारत के संविधान में अमेंडमेंट किया गया, 126 बार अमेंडमेंट किया गया। सोचो
ये 78 साल यानी 75 76 77 साल हो रहा है देश के संविधान बनने का, और उसमें हम लोग कितना बार हम अमेंडमेंट कर दिए हैं, मतलब लगभग लगभग 76 साल हो रहा है, और 76 साल में हम लोग जो है 126 बार अमेंडमेंट कर लिए। वहीं पे अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था 1786 में यानी 1786 में, और आज तक केवल 7 बार अमेंडमेंट हुआ। तो ये दिखाता है कि अमेरिका का संविधान कितना रिजिड है, और हमारा संविधान अमेरिका की तुलना में उतना रिजिड नहीं है। वहीं पे यूके में तो बहुत ज्यादा, हमेशा ही वहां पे जैसे लॉ पास होता है वैसे अमेंडमेंट होता है। सो इससे ही हम लोग कहते हैं कि हम लोग ना फ्लेक्सिबल है ना रिजिड है, हम लोग दोनों के साइंथिसिस ऑफ बोथ है। सो इस तरीके से हम लोग का भारत का संविधान, अच्छा हमारा भारत का संविधान जो लिखा है वो इटालियन स्टाइल में लिखा गया, इटालियन स्टाइल में लिखा गया। हाँ, इटालियन में जो है हमारा भारत का संविधान जो है वो इटालियन स्टाइल में जो है बेसिकली लिखा गया। अच्छा, भारत के संविधान के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, सो हमारे भारत के संविधान का निर्माता तो समझ गए कि भाई बी आर अम्बेडकर थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। वहीं पर अगर दूसरे आधार पर अगर देखा जाए तो भारत का संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, हमारे देश के संविधान को बनाने में एक क्या बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को भी रखा गया था, और उन व्यक्ति का नाम है बी एन राव, है ना। कई दफा एग्जाम में आता है कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। सो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संविधान बनाते समय जो एडवाइस करते थे कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, ये सब तमाम बात बोलते थे, सजेस्ट करते थे, उनका नाम क्या था, बी एन राव। सो इस तरीके से हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ कि भारत का संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना है, कैसे बना, क्या क्या सोर्सेस है। सो आशा करते हैं कि ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला हम लोग का जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक था, जो कि पबडेट के लिए भी है और सीयू एलएलबी के लिए भी है और जेयूई के लिए भी है। सो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, अलग टॉपिक जो है दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। और अगर रिसर्च रामपुर से है तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक यू।